पेट का जो इन्फेक्शन है ये कई प्रकार का होता है, तो हमारे दर्शकों को समझाएं जो ये कितने प्रकार का होता है और इसके क्या लक्षण हैं। जी, देखिए आमतौर पे दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक तो होता है एक्यूट, जो कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आए होते हैं। एक होता है क्रोनिक, जो बहुत लंबे समय तक पेट में रहते हैं। अक्यूट इन्फेक्शन यूजुअली फूड पॉइजनिंग हो गई, खाने पीने की समस्या की वजह से आती है, जिसको हम लोग आमतौर में पेट खराब होना बोलते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म की बीमारी हुई। दूसरा होता है क्रोनिक बीमारी, जिसको यूजुअली IBS बोला जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक बीमारी होती है। ये बीमारी जो होती है बहुत लंबे समय तक चलती है, आमतौर पर लोगों को बहुत परेशान भी करती है। लेकिन जो फूड पॉइजनिंग हो गया, या फिर किसी होता है टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया, या फिर आप बोले कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल होता है। खैर आम लोगों को ये बातें बहुत समझ नहीं आती, लेकिन तरह तरह के जो एक्यूट इन्फेक्शन हैं उनका इलाज करना बहुत आसान है। वो यूजुअली 5 से 7 दिन या 10 दिन मैक्सिमम का दवाइयों का कोर्स होता है। उसके बाद इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन जो होता है, जिसे हम लोग IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, उसमें लोगों को समस्या बहुत लंबे समय तक रहती है और ये लोगों को मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान करता है, क्योंकि लोग ये समझ नहीं पाते कि उनको इतनी लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन क्यों परेशान कर रहा है, आखिर वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है। तो IBS भी कई तरह का होता है। उसमें किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, किसी को डायरिया ज़्यादा होता है, लूज मोशन होते हैं, किसी को दोनों, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है। तो आमतौर पर लोग इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं कि आखिर मेरा बीमारी जो है इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ, अभी तक चल क्यों रहा है। हमें उन्हें बेसिकली काउंसलिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आपकी बीमारी आपके रहन सहन और खान पान से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है। आपको अपना दिनचर्या सही करना है, डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना है। डेली रूटीन में अपने खान पान में कुछ बदलाव होते हैं, जिनमें कुछ खाद्य पदार्थों को रूल आउट किया जाता है कि ये नहीं खिलाना है, कुछ खाते रहना है, ज़्यादा खाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। हाँ, IBS एक कॉमन समस्या है और इसके बारे में हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं। कुछ लोग ये मिथ है जो स्ट्रेस से IBS होता है और कुछ लोगों का कहना है IBS से स्ट्रेस होता है, तो इसको पूरी तरह से डिफाइन करें, जो आखिर क्या सत्य क्या है। जी, देखिए ये एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक पॉइंट से चालू किया, हमने घूम के ये गोल है, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर आप ये बोलें कि ये उसी तरह का सवाल हुआ आपका, जैसे मुर्गी ने अंडे दिए या अंडे ने मुर्गी दिए, तो दोनों ही एक तरह से सही हैं। IBS से भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बीमारी चलती है, तो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। दूसरा, स्ट्रेस अगर किसी को है तो IBS होने की संभावना उसको ज़्यादा होती है। तो एक तरह से ये दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो स्ट्रेस रिलेटेड जो IBS होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि ये सिर्फ पेट को प्रभावित नहीं कर रहा है, आंतों को, इसके साथ साथ दिमाग को भी प्रभावित कर रहा है। तो दिमाग वाले जो मरीज़ हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट और मुश्किल हो जाता है। कई बार देखा गया है जो इस IBS वाले को नींद की दवा दी जाती जी, है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहाँ तक मतलब ठीक है? पेट का तो दवा चलता ही चलता है, उनको नींद की दवा भी दी, और भी कई सारे डिप्रेशन की दवा दी जाती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। जी, नहीं, देखिए जो ट्रीटमेंट है होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक का मतलब होता है उसमें कोई भी पार्ट छूट गया IBS के ट्रीटमेंट में तो वो कंप्लीट रिकवरी नहीं कहलाएगा, वो कंप्लीट उसको रेमिशन में नहीं जाएगा। वो मरीज़ का, उसको सारी सिम्टम्स उसको ख़त्म नहीं होंगी। तो अगर किसी को स्ट्रेस है, किसी को लग रहा है कि डॉक्टर इज़ द बेस्ट जज कि वो डिसाइड करेगा कि किस मरीज़ को स्ट्रेस है, किसको नहीं है। तो अगर किसी को स्ट्रेस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसको एंटी डिप्रेसेंट देना ही होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका मरीज़ का प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं होगा। तो सबसे बहुत ज़रूरी होता है कि अगर किसी को IBS है, स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स के साथ है, तो उसका स्ट्रेस का भी उपचार उसके साथ साथ होना चाहिए, पेट की दवाइयों के साथ साथ। खान पान में क्या परहेज करने के लिए कहेंगे? जी, देखिए उसमें दो तरह की बीमारियां हैं। एक तो कॉन्स्टिपेशन प्रिडोमिनेंट हो गया, किसी को कब्जियत ज़्यादा हो रही है, किसी को डायरिया ज़्यादा हो रहा है। तो जो कब्जियत वाले मरीज होते हैं उनमें हम लोग हाई फाइबर डाइट बोलते हैं खाने के लिए, ज़्यादा रेशेदार पदार्थ खाने के लिए। जो डायरिया प्रिडोमिनेंट होते हैं उनमें हम लोग दूध वगैरह का परहेज करने से बोलते हैं। फाइबर डाइट दोनों में चलेगा, लेकिन दूध हो गया, दूध से बने सामान जैसे चाय हो गया, सेवई हो गया, खीर हो गया, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। एक डाइट होता है फॉडमैप डाइट बोलते हैं हम लोग उसको। हाई फॉडमैप डाइट अगर किसी को है तो हाई फॉडमैप डाइट अगर किसी को है तो वो अवॉइड करना है, लो फॉडमैप डाइट खाना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें ध्यान देने की होती हैं कि अगर हाई फॉडमैप डाइट कोई लेगा तो उसका सिम्टम ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, लो फॉडमैप डाइट खाएगा तो उसका सिम्टम रिकवर होने का चांस बढ़ जाएगा। तो फॉडमैप में अगर हम बात करें कि क्या क्या आता है, तो सबसे पहले होती है गोभी नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना है, कच्चा प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, आपको सेब नहीं खाना है, एप्पल हो गया, फ्रूट्स अगर फ्रूट्स की बात करें तो उसमें मैंगो हो गया, लीची हो गई, खरबूजे हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं खानी होती हैं। फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, फ्लेवर्ड कर्ड हो गया, दही, उसको वो नहीं खाना है। नॉर्मल दही आप खा सकते हैं लेकिन फ्लेवर्ड नहीं खा सकते हैं।